हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम साथी पर। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड का। झारखंड बोर्ड 2026 के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो परीक्षा से पहले आप जल्द ही देख लीजिएगा, जो कि जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, झारखंड बोर्ड द्वारा जारी पेपर, झारखंड बोर्ड द्वारा जारी ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए, ये हमारा इंग्लिश का है और हम इसे बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला है सेक्शन ए। सेक्शन या कहने का मतलब है सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन होंगे पैसेज से होंगे। ये हमारा पैसेज दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसी में से हमें आंसर खोजना है। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे निर्देश दिया गया है, उसे हम पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। पैसेज दिया गया है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है। जो क्वेश्चन दिए रहेंगे करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि हाल ही के कुछ वर्षों में, क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशू, यानी कि हाल ही के वर्षों में जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक मुद्दे में से एक बनकर उभरा है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है हाल ही के साल में, यही कुछ वर्षों से हमारा चल रहा है। साइंटिस्ट एग्री दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन, कहना है वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात पर वैज्ञानिक बोले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जैसे पर यहाँ पे बताया गया है, ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू फिनोमिनन नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों कि यही जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये गैसें वातावरण में गर्मी गर्मी फैलाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है। जिसे हम इस फिनोमेनन का नाम क्या दिया गया है? ग्लोबल वार्मिंग। ये फिनोमेनन का नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग, यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दूरगामी है। यानी कि अभी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दूरगामी है। राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन कोस्टल सिटीज, एक्सट्रीम events such as a floods and droughts are becoming more common, and many species are struggling to survive as their habits change or disappear. In some regions, farmers are facing reduced coffee yield due to unpredictable rainfall pattern। कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों, कहने का अर्थ है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दूरगामी है। यानी कि जलवायु परिवर्तन अभी दूर है ये बदलने में। ये पैसेज हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये पैसेज में राइजिंग सी लेवल थ्रेटन कोस्टल सिटीज, यानी कि बढ़ता समुद्र जल स्तर तटीय शहरों को खतरा पहुंचाता है। यानी कि समुद्र का जो तट है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। जो कि शहर बसे हुए हैं समुद्र के किनारे पर, उन पर खतरा है। बाढ़ और सूखा जैसी अत्यधिक मौसम की घटनाएं अधिक सामान्य होती जा रही है। जैसे में कभी कभी बाढ़ आ जाना ये सामान्य घटना है। फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ जाना बहुत ही सामान्य घटना है। कभी सूखा पड़ जाना सामान्य घटना है। मैनी स्पीसीज आर स्ट्रगलिंग इन सर्वाइव, और सूखा जैसी अत्यधिक संरचनाएं बढ़ती जा रही है, अधिक सामान्य होती जा रही है, और कई प्रजातियां अपने आवासों के बदलने या गायब होने के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। In some regions, farmers are facing reduced crop yields due to unpredictable rainfall pattern।
यानी कि कुछ क्षेत्रों में किसान अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न के कारण कम फसल उपज का सामना कर पा रहे हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कभी सूखा कभी बाढ़ आ जा रहा है, इसलिए किसानों को फसल उगाने में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगला पैसेज हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। एड्रेसिंग एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर ए कलेक्टिव इफर्ट, यानी कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकारों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना चाहिए। यानी कि एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए कलेक्टिव इफर्ट, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लेट्स पॉलिटिक्स टू रिड्यूस कार्बन इमोशन, यानी कि गवर्नमेंट्स कहना है कि गवर्नमेंट को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नीतियों को लागू करना चाहिए, कुछ नियम लागू करना चाहिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकले। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना चाहिए। यानी कि इंडिविजुअल टू कैन कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग एनर्जी इफेक्टिवली रिड्यूस वेस्ट एंड एडोप्टिंग सुटेनेबल लाइफ स्टाइल। कहने का अर्थ है जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जैसे नवीकरण ऊर्जा पर सरकार को इस पर निवेश करना चाहिए ताकि हमारा वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रहे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानिट डिपेंड ऑन द चॉइस वी मेक टुडे, हमारा फ्यूचर हमारे भविष्य आज के जो हम लोग जो कर रहे हैं वातावरण को प्रदूषित करेंगे तो आगे भी हमें वही चीज देखने को मिलेगा। अगर आज हम वातावरण को अच्छे से रखें तो आगे भी हमें वही मिलेगा जो हम आज कर रहे हैं। अगर आज अच्छे रखते हैं तो आगे भी हमें अच्छा ही मिलेगा। इफ एक्शन इज डिलेड, ये जो कर रहे हैं ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है आज के जलवायु परिवर्तन में। तो caused by climate change may be become irreversible, putting both the environment and human life at risk। ऐसा जलवायु परिवर्तन अगर नहीं रोका तो नुकसान अपरिवर्तन हो सकता है जिससे पर्यावरण और मानव जीवन दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये हमारा पर्यावरण के दृष्टि से हमारा पैसेज दिया गया था मेरे प्यारे साथियों। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स मेंशन इन द पैसेज। एकदम आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि आपका यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में। तो आप घबरा करके मत जाइएगा, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज। कहने का अर्थ है मेन कारण क्या है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, यानी कि वार्मिंग ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है तो पैसेज में उसका क्या उल्लेख किया गया है, क्या कारण से हमारा टेम्परेचर में प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे साथियों, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण हमारा टेम्परेचर नुकसान पहुंच रहा है, या डिफॉरेस्टेशन ओनली, क्या पेड़ पौधों की कटाई केवल, या इंक्रीजिंग इन ए ग्रीन हाउस गैसेज, क्या ग्रीन हाउसेस गैसेस कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस गैस, ये सब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जैसे ही आप पैसेज में पढ़े होंगे तो उसमें ग्रीन हाउसेस गैस के बारे में चर्चा किया गया है। तो उसमें चर्चा किया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस में आता है, मीथेन भी आता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नोट लगा हुआ है, तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऐसे भी ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक ही होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइजिंग सी लेवल मेनली थ्रेटन। कहने का अर्थ है राइजिंग सी लेवल यानी बढ़ते समुद्र स्तर से मुख्यतः क्या खतरा है, हमारे लिए क्या खतरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, कोस्टल सिटी, यानी जो शहरी क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ समुद्र का स्तर बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार वन मेजर इफर्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल इज, यानी कि अकॉर्डिंग टू पैसेज यानी जो पद्यांश हमारा गद्यांश दिया हुआ है उसके अनुसार अप्रत्याशित वर्षा के एक मुख्य कारण क्या है, यानी कि अप्रत्याशित रूप से
वर्षा कैसे होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स। जैसे ही हम लोग पैसेज में पढ़े थे तो रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स हमें मिला था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग यानी कि निम्न में से कौन सा चीज है, कौन सा तरीका है जो इसमें उल्लेख नहीं किया गया था, जिसके बारे में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारा उत्सर्जन होता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन जो है जो पैसेज में उल्लेख नहीं किया गया था? यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमारा उल्लेख किया गया था। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, ये भी हमारा उल्लेख किया गया था। यूजिंग एनर्जी फिक्सियली, ये भी किया गया था। एक्सपेंडिंग कोयल माइनिंग, ये भी हमारा किया गया था, लेकिन हमारा ये चीज़ नहीं किया गया था जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, ये हमारा यूज नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, द वर्ड इरेवर्सिबल इन द पैसेज मीन। यानी कि जो गद्यांश है उसमें इरेवर्सिबल जो वर्ड है, यानी कि इसका हिंदी होता अपरिवर्तनीय शब्द। अपरिवर्तनीय शब्द का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसमें अपरिवर्तनीय शब्द का क्या अर्थ है? अपरिवर्तनीय शब्द आप समझ सकते हैं, अपरिवर्तनीय मतलब क्या होता है? मतलब कि नो चेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। यानी कि चेंज और रिपेयर करने में इम्पॉसिबल हो, उसी को हम अपरिवर्तनीय बोल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इस गद्यांश के अनुसार यहाँ पे है हु डज द पैसेज, यानी कि इस गद्यांश के अनुसार जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई करने का सुझाव किसने दिया गया या किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों सी, बोथ। बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल, यानी कि हमारे सरकार और इंडिविजुअल लोग जो हैं उसके अनुसार हमारा ये चेंज किया गया पैसे। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज यानी कि जो हमारा गद्यांश है उसका स्वर क्या है? इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है? इस गद्यांश हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ह्यूमरस मतलब होता है हास्य। क्या ये हंसने वाला है? हमारे पर्यावरण पर जो चीजें हो रही है क्या हंसने वाली बात है? नहीं ना, तो ये हमारा ह्यूमरस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग। ये हमें चेतावनी दे रहा है और हमें इंफॉर्मेटिव कर रहा है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसे बचाए, इसे स्वच्छ रखे, पेड़ पौधे की कटाई ना करें। नीचे जो दिया गया है जो ग्रामर पोर्शन है उसे ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, यहाँ से डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी कह रहा है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड मी आई वुड हेल्प मी। यानी कि ही आस्क्ड मी, वह हमसे पूछ रहा है क्या मैं उसका हेल्प कर दूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वाज प्लेइंग स्टडे। राजू कहता है कि मैं कल खेलूंगा। राजू कहता है मैं कल खेलूंगा, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजू सैड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, यानी कि एक दिन पहले खेल चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। आई फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? क्या आपने टेंस पढ़ा है क्लास 10th में? अगर टेंस पढ़ा होगा तो बहुत आसान तरीके से आप भर सकते हैं। पहले यहाँ देखते हैं सिंस जब लगा रहता है तो ये हमारा वर्ब फोर आता है और वर्ब फोर यहाँ में रीडिंग में दिख रहा है, तो ये हमारा जब आ गया तो यहाँ पे हैव बीन लगेगा। आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है, आई हैज नहीं लगेगा, इसलिए आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ये हमारा मॉडल का है। यू लिव लॉन्ग, यानी कि कहीं आप सेंटेंस देखे होंगे तो यहाँ पे यूज होता है मे का। मे वहाँ यूज होता है जहाँ आशीर्वाद देना होता है,
जहाँ आपको आगे बढ़ाने की बात की जाती हो, तो मे यू लिव लॉन्ग यानी कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि यहाँ पे क्षमता दिखाई जा रही है कि मैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। तो यहाँ जब अपनी क्षमता के बारे में बताई जाती है तो यहाँ पे हो जाता है इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये हमारा सेंटेंस दिया गया है और पूछ रहा है कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो वी हैव बीन, अभी हमने बताया वी हैव बीन जो आता है बिफोर, और ये फोर आया बिफोर और टाइम जो आया, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों। आई विश आई हैड रिच, यानी कि मैं अमीर बन जाऊं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैड हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमें सेंटेंस दिया गया है, ये जो सेंटेंस है इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं नोट लगाना है। अगर नोट नहीं लग रहा है फिर भी हमें इसका नेगेटिव निकाल देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेवर टेल ए लाई, यानी कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसका मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन नेवर टेल ए लाई का मतलब होता है हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले हमें कुछ पैसेज दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। प्रांजल और राजवीर के बारे में ये पैसेज हमें पढ़ने हैं और इसका आंसर क्वेश्चन हमें करने हैं। प्रांजल एंड राजवीर वेयर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन इन असम, प्रांजल और राजवीर जो थे वे ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा कर रहे थे और असम जा रहे थे बाय ट्रेन, यानी कि ट्रेन से उन लोग असम जा रहे थे। एज दे लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और जैसे ही बाहर देखा, राजवीर वाज फैसिनेटेड बाय द एंडलेस स्ट्रेच ऑफ टी बसेस, और राजवीर जो था वो बाहर खिड़कियों की ओर देखा और उसे बिना खत्म होने वाली बहुत दूर दूर में उसे टी का झाड़ी दिखने लगी। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, माना जाता है विश्व में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन असम में, बहुत ही बड़ा उत्पादन असम में होता है विश्व का। ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान यानी कि यात्रा के दौरान, राजवीर शेयर्ड विथ प्रांजल सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टी, राजवीर जो है प्रांजल को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता चुका था टी के बारे में। ही टोल्ड हिम द टी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना, जैसे ही उन लोगों ने डिस्कस करा था, राजवीर बताया था प्रांजल को कि चाइना का डिस्कवर सबसे पहले चाइना में खोजा गया था टी को। वेयर वे चाइनीज एम्पायर एक्सीडेंटली डिस्कवर इट व्हेन सम टी लीव्स फेल इनटू हिज बॉइलिंग वाटर, जब माना जाता है कि चाइनीज यानी कि चाइना का जो एम्पायर यानी कि सम्राट थे, वो पानी को गर्म करे थे, उसी दौरान पानी में कुछ टी के पत्ता यानी कि चाय के पत्ते गिर गए थे। उसके बाद लेटर टी बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, विच इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, यानी कि जब चाय में चाय का पत्ती गिर गया था पानी में, तो उसी टाइम से चाय का नाम आया, उसी टाइम से इंडिया में भी आया चाय और बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में प्यारे साथियों, वेयर प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे? तो अभी भी मैंने पढ़ा उन लोग असम के लिए जा रहे थे, टू असम। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? टू असम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, जर्नी, व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, ट्रेन जर्नी में राजवीर ने क्या देखा? तो उसने बहुत सारा ट्री गार्डन्स देखे, बहुत सारे ट्री गार्डन्स देखे, टी गार्डन्स, चाय के बहुत सारे बागान राजवीर ने देखे। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली बार चाय की खोज कहाँ हुआ? तो अभी अभी मैंने देखा मेरे प्यारे साथियों, चाइना के सम्राट खोज किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन यानी कि चाइना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो
प्रश्न दिए गए हैं उसमें से सही सही आंसर चूज करना है मेरे प्यारे साथियों। पंडित है मेरे प्यारे साथियों। इन ए लेटर टू गॉड, इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, लेंचो क्या उम्मीद करता है? मनी फ्रॉम बैंक, क्या बैंक से पैसा, या न्यू सीड, या रैन, ये गुड हार्वेस्ट, क्या अच्छी खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अच्छी बारिश की उसके तलाश थी, अच्छी बारिश की उम्मीद थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों। हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा डस्ट ऑफ स्नो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22, इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशन। जो नेल्सन मंडेला चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जो नेल्सन मंडेला द्वारा बायोग्राफी लिखा गया है, तो उसमें दो क्या ऑब्लिगेशन हमारा डिस्क्राइब किया गया है। क्या टू हिज स्कूल एंड कम्युनिटी, क्या पहले स्कूल और कम्युनिटी के लिए, टू हिज पेरेंट्स एंड हिज वर्क, क्या उसके पेरेंट्स यानी गार्जियन और उसके काम के लिए, टू हिज फ्रेंड एंड सोसाइटी, क्या उसके दोस्तों और समाज के लिए, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। दो ही ऐसे ऑब्लिगेशन है जो नेल्सन मंडेला इसमें डिस्क्राइब किए थे, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, यानी कि दो चीजों के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, एक अपने फैमिली के लिए और एक अपने देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों। इन द थीफ स्टोरी, इन द थीफ स्टोरी, अगर आप पढ़े होंगे स्टोरी, व्हाट इज द थीफ रियल नेम। थीफ का रियल नेम क्या था? तो थीफ का रियल नेम क्या था मेरे प्यारे साथियों? थीफ का रियल नेम हरी सिंह था। बाद बाद में उसका चेंज होता था, लेकिन इस चैप्टर में उस कैरेक्टर का नाम हरी सिंह था। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों। द बेकर प्रेजेंस, द बेकर प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज। जब वो आता था बेकर, जो बेकर हमारा ब्रेड बेचने आता था, तो किस प्रकार का आवाज वो फैलाता था? क्या बेल बजाता था, क्या बेल की आवाज आती थी, घंटी की आवाज आती थी, क्या थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ्स की आती थी, या विस्टल की, या ड्रम का? तो वो थम थर्ड ऑफ द बम्बू स्टाफ, जो बम्बू का था जिसमें वो टोकरिया लाया करता था, उसको धम धम बजाते हुए आया करता था। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच इज टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का दो जैसे डिस्ट्रिक्ट है जिसके बीच में कुर्ग हमारा बसा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में हमारा है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 6 है मेरे प्यारे साथियों। हु वाज किट्टी, किट्टी कौन था? ये चैप्टर है एनी, एनी फ्रैंक, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथियों एनी का डायरी। एनीज डायरी का नाम था किट्टी। किट्टी ने प्यार से एनी डायरी को किट्टी नाम रखा था एनी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जब आप पढ़े होंगे इन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, बुक सेकेंड बुक का है ट्रिकी वाज। तो ट्रिकी उसमें क्या था? ट्रम्प ऑफ सर्जरी में ट्रिकी क्या था? तो आसान सा आंसर है ये डॉग, वह एक डॉग था, एक पप्पी था। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे दोस्तों। व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर जो था उसमें प्रोफेशन किसका एकदम नरेटर यानी कि कौन उसमें रोल निभाया था? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। एक्चुअली जो नेकलेस था वो कितने की थी? एक्चुअल में कितने की थी? क्या आप बता सकते हैं? 40,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक, 500 फ्रैंक, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 500 फ्रैंक्स, यानी कि 500 फ्रैंक्स का ही वो नेकलेस था। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रिफिन वाज ए रेदर ए पर्सन। ग्रिफिन कैसा पर्सन था? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, लेकिन वो कैसा पर्सन था? ये हमारा हो जाएगा, देखिए लॉलेस पर्सन, यानी कि नियमहीन आदमी था। वो किसी भी नियम को पालन नहीं करता था, और वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि इस चैनल में आने से आपको क्या फायदा है।
मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एग्जाम पैटर्न से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न बैंक, जितने भी पीवाईक्यू होते हैं इस चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये काफी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और लाइक करना ना भूलना मेरे प्यारे साथियों। और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।